हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू के एस एम पी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसके लिए हम क्या एज्यूम करेंगे, लेट अस एज्यूम कि एक चार्ज Q है हमारे पास जो कि ओरिजिन पे है वैक्यूम में। मतलब एक चार्ज है Q, इट इज प्लेस्ड इन वैक्यूम एट ओरिजिन, ये हम एज्यूम कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? तो इस चार्ज के आसपास एक ऐसा एरिया या सराउंडिंग डेवलप हो जाता है जिसमें अगर हम कोई दूसरा चार्ज रखें तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो ऐसे फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करते हैं, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। सो क्या कहेंगे हम कि एक फील्ड ऐसा जिसके अंदर कोई चार्ज अगर हम लाएं तो उस पर एक फोर्स लगेगा, इस फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब इसको मैथमेटिकली हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो Q यहाँ पे क्या है, हमने जो माना है Q इज द सोर्स चार्ज जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। अब इस फील्ड में ये जो फील्ड इसके चारों तरफ है, ये यहाँ पे कहीं भी आप मान लीजिए, एवरीवेयर, तो इसके डिस्टेंस पे आप मान लीजिए एक पॉइंट है R डिस्टेंस पे, इस पे हमने एक चार्ज रखा स्मॉल q। अब स्मॉल q क्या है, एक टेस्ट चार्ज है। अब टेस्ट चार्ज क्या होता है? टेस्ट चार्ज एक बहुत छोटा चार्ज है जिसकी वजह से ओरिजिनल फील्ड डिस्टर्ब नहीं होता है, इट इज नॉट डिस्टर्ब्ड। ठीक है, तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो उस केस में कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है कि दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू ये होगी F, विच इज 1/4πε0 Q/r² इंटू Q। और हियर R क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो इट मीन्स ये यूनिट वेक्टर क्या है, डायरेक्शन बता रहा है। यूनिट वेक्टर R इज गिविंग द डायरेक्शन ओरिजिन से R की तरफ। तो इस केस में अगर हम बात करें तो डायरेक्शन ये होगी R की, ये वाली। ठीक है, दिस इज यूनिट वेक्टर R। अब बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज व्हेन दिस चार्ज इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इस चार्ज को, स्मॉल q की बात हम करें, टेस्ट चार्ज की, जब इस टेस्ट चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इस पे फोर्स पर यूनिट चार्ज जितना होता है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। तो E इज F/Q, तो इट इज न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर, इसकी जो यूनिट है न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जो डायरेक्शन फोर्स की है वही इसकी डायरेक्शन होगी। तो E इज F/Q, तो Q से आप डिवाइड करेंगे तो यू विल बी गेटिंग दैट दिस इज द एक्सप्रेशन 1/4πε0 Q/r²। R, तो इस डायग्राम में आप देखेंगे, जो डायग्राम हमने बनाया है, फोर्स की डायरेक्शन ये है। ठीक है, तो इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा E, तो E इज F/Q। तो इस तरह से हम एक सोर्स चार्ज Q से जनरेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं मैथमेटिकली। तो ध्यान से इसको देखिए, 1/4πε0 Q/r², और डायरेक्शन इसकी दे रहे हैं हम यूनिट वेक्टर R से। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट विच वी शुड रिमेंबर दैट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे चार्ज Q की वजह से है। ठीक है, और ये स्मॉल q से इंडिपेंडेंट है, टेस्ट चार्ज से इंडिपेंडेंट है। ओके, अगर पॉजिटिव चार्ज हम ले रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, जो भी हमने देखा था भाई। ये अगर मान लीजिए q है और यहाँ पे q है और ये पॉजिटिव है तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सेकेंड सिचुएशन हो सकती है कि माइनस q हो, तो अगर ये माइनस q है तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, दिस विल बी द डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड अब इलेक्ट्रिक फील्ड ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस r जो टेस्ट चार्ज का है सोर्स चार्ज से। ये इसका मतलब ये पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। अगर हम कहें इक्वल डिस्टेंसेस हैं तो वहां पे मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, केवल डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इसका मतलब पॉइंट चार्ज के केस में क्या होगा, एक स्फेरिकल सिमेट्री जनरेट हो रही है। मतलब ये एक चार्ज q है, ठीक है, आपने ये पॉइंट लिया p, एक पॉइंट यहाँ लिया q, ऑल आर एट r डिस्टेंस, दिस इज ऑल्सो एट r, यहाँ पे भी ले लो r पे एक दूसरा पॉइंट ले लो, ऐसे इधर ले लो, इन सबको आप ज्वाइन करेंगे तो ये स्फेरिकल सिमेट्री जनरेट हो रही है। और हर पॉइंट पे मैग्नीट्यूड सेम होगा, केवल डायरेक्शन बदल जाएगी, डायरेक्शन
विल बी चेंज। तो एक स्फेरिकल सिमेट्री यहाँ पे जनरेट हो रही है। ओके, अब हम देखेंगे कि अगर सोर्स जो चार्जेस हैं उनमें बहुत सारे चार्जेस हैं, मतलब सिस्टम ऑफ चार्जेस है, जैसे हमने कूलम्ब्स लॉ में देखा था। तो हमने एक सिस्टम ऑफ चार्जेस एज्यूम कर लिया Q1 Q2 और Qn चार्जेस का, टोटल n नंबर ऑफ चार्जेस, और इनकी जो पोजीशन है वो है R1 R2 R3 और Rn पे, ये इनके पोजीशन वेक्टर्स हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, अगेन जैसे हमने कूलम्ब्स लॉ में किया था फोर्स निकालने के लिए, वी विल यूज सुपरपोजिशन थ्योरम। तो फोर्स here has been written because of system of charges on Q, टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, तो ये हमने रिप्रेजेंट कर लिया इस फॉर्मूले से। अब यहाँ पे हमने लिखा है फॉर Q के, दिस टर्म इज फॉर kth चार्ज। ओके, so this is the net electric field because E is what, E is F upon Q, E is F upon Q। तो आपने फोर्स यहाँ से निकाला और इसको Q से डिवाइड आपने किया, तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए भी उसी तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे जैसे हम इंडिविजुअल के लिए निकाल रहे हैं, तो उसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की फिजिकल सिग्निफिकेंस की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के अंदर, एंड दिस इज वन एलिगेंट वे ऑफ कैरेक्टराइजेशन। कोई भी इलेक्ट्रिक एनवायरनमेंट है या इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट है, उसको आपको कैरेक्टराइज करना है, तो दिस इज वन ऑफ द वे, ये उसका एक तरीका होता है। जहाँ पे चार्जेस हो, चाहे एक चार्ज हो या सिस्टम ऑफ चार्जेस हो, ये हमें बताता है अमाउंट ऑफ फोर्स कितना है किसी टेस्ट चार्ज पे। ये उस सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताता है, एक सिस्टम ऑफ चार्जेस का भी और एक इंडिपेंडेंट का भी, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स से हमें पता लगते हैं। और इसमें अगेन इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज, वो हम शुरू में ही कह चुके हैं कि ये नेट फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करता है, ये टेस्ट चार्ज होता है। इसके अलावा अगर टाइम डिपेंडेंट थिंग्स है, मतलब देयर इज टाइम वेरिएशन, अगर टाइम वेरिएशन हो रहा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूज होती है जब चार्जेस मोशन में होते हैं। ठीक है, टाइम वेरिएंस हम बात कर रहे हैं कि टाइम के साथ साथ चीज़ें वेरी कर रही हैं, या मोशन ऑफ चार्जेस, एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्जेस, ये हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। और एक और बहुत अच्छा कंसेप्ट है जो आगे आप पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये अभी हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है। लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जो कि ट्रैवल करती है, तो एनर्जी ट्रांसपोर्ट भी कर सकती है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की ज़रूरत होती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के जो वेव्स हैं उनकी जो स्पीड होती है दैट इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट, दैट वी नो। तो ये एक्सप्लेन किया जा सकता है इस कंसेप्ट से, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना। सो अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो मान लो जो पॉइंट चार्ज है वो रखा हुआ है ओरिजिन पे, और फील्ड को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेक्टर से। तो ये फील्ड हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ देखिए एक चार्ज है प्लस, ठीक है, ये जो वेक्टर्स है इसके हर डायरेक्शन में, दीज आर रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये हमें पता है कि जैसे ही हम चार्ज से दूर जाते हैं तो इनका मैग्नीट्यूड कम होता है, तो बाकी जो एरो आप देखेंगे इनका मैग्नीट्यूड कम होता जा रहा है, इनका मैग्नीट्यूड कम होता जा रहा है, जितने भी आप बाकी एरोज देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से हम इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर तो अगर हम इन एरोज को कनेक्ट करते हैं एक किसी डायरेक्शन में, तो जो आपको मिलता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का एक तरह से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट कैसे, विद द डेंसिटी ऑफ द फील्ड लाइंस। जितनी ज्यादा लाइंस होंगी उतना ही ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा। हियर नंबर ऑफ लाइंस, हम कह तो रहे हैं डेंसिटी, पर नंबर ऑफ लाइंस आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एक तरह से तो हम इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट लाइंस। तो यू सी हियर कि यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट, रिलेटिव डेंसिटी इज इम्पॉर्टेंट। ओके, तो फील्ड लाइंस प्लस से शुरू होती हैं, पॉजिटिव चार्ज पे शुरू होती हैं, प्लस चार्ज से शुरू होंगी और नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएंगी। दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस और ये एंड हो रही हैं नेगेटिव चार्जेस पे। सिंगल चार्ज पे वो अगर है तो फिर दूसरा एंड हम इन्फिनिटी पे एज्यूम कर लेंगे। तो ये या तो इन्फिनिटी से शुरू हो सकती है, इन्फिनिटी पे एंड हो सकती है। अगर कोई चार्ज फ्री रीजन है तो इन फील्ड लाइंस को हम कंटिन्यूअस लाइन भी मान सकते हैं, जो कर्व लाइंस हैं विदाउट एनी ब्रेक,
तब वो फील्ड लाइन ही कहलाती हैं। जैसे आप इन डायग्राम्स पे देखेंगे, यहाँ पे जो चार्जेस है प्लस है, यहाँ पे माइनस है। तो प्लस चार्ज के केस में जो लाइन है दे आर गोइंग अवे, मतलब यहाँ से दूर जा रही हैं, आप देखेंगे डायरेक्शन। नेगेटिव चार्ज के केस में ये चार्ज की तरफ आ रही है, ये डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी दो फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, ठीक है, दे विल नेवर क्रॉस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। क्यों नहीं बनाते हैं? वो कंजर्वेटिव नेचर की वजह से, ये हम बाद में देखेंगे कंजर्वेटिव नेचर का क्या मतलब है, दैट वी विल सी लेटर। ये एग्जांपल है यहाँ पे कुछ फील्ड लाइंस के। अब ये जैसे देखेंगे कोई दो चार्ज रखे हुए हैं, प्लस एंड प्लस, प्लस क्यू एंड प्लस क्यू। तो हमें पता है कि जो दो सेम टाइप के चार्जेस हैं तो रिपेल करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये डायरेक्शंस देख रहे हैं, दीज आर फील्ड लाइंस, ये इस तरह की शेप ले लेंगी, ठीक है, दीज आर द शेप ऑफ द फील्ड लाइंस। दूसरा एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिक डाइपोल का। तो डाइपोल क्या होता है? डाइपोल में प्लस चार्ज होता है, एक माइनस चार्ज होता है, वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखे होते हैं, तो दोनों अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल अरेंजमेंट है तो सेकेंड डायग्राम आप देखेंगे, दिस इज गिविंग यू द डायरेक्शंस और द अरेंजमेंट क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, ये यहाँ से आपको पता लगता है। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कैसे हम डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, क्या उनके डायरेक्शंस होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच।